कंबाइन उसमें क्या था, उसमें कंबाइन पूरा का पूरा मैकेनिज्म उस एल्गोरिथम के अंदर ही था। क्या था, ए और सी डिवाइड हो चुके थे, बी डी भी डिवाइड, सब डिवाइड, और हम एक फार्मूला बना चुके हुए थे कि इसको 10⁻² m प्लस इस टर्म को कुछ सब्ट्रैक्शन के साथ 10⁻m प्लस बी डी, इस तरह का कुछ कर चुके हुए थे। तो वो मैकेनिज्म हमने कंबाइन का इधर बनाया था, और आज मैंने उसी पर बात करनी है आपको, वो कैसे उसका टाइम निकालेंगे ये वाला। लेकिन इधर क्या हो रहा है, इधर एक और फंक्शन की कॉल जा रही है। तो इट मीन्स आपके रिकर्सिव एल्गोरिथम में पहले डिवीजन होगी, फिर कॉल्स आएंगी, फिर कंबाइन। ये तो हो नहीं, इसके बगैर तो नहीं हो सकता। हाँ, बाज़ दफ़ा कंबाइन कहीं नहीं होता, ऑप्शनल है। बाइनरी सर्च में कंबाइन नहीं था, एक को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन नॉर्मली जो कंपोनेंट्स हैं, डिवाइड, कॉल्स, कॉम्बिनेशन। तो इसके अंदर जब डिवाइड कॉल्स का आ गया, तो ये जो वर्जन है यानी कॉम्बिनेशन इधर नहीं करके दिखाया जा रहा। क्यों? कॉम्बिनेशन इतना मुश्किल है, उसके लिए उसने उसका फंक्शन बना लिया और उसको कॉल कर रहा है, वो फंक्शन मैंने इधर लिखा हुआ। तो मैं उस फंक्शन को डिटेल में बताने की बजाय आपसे पूछता हूँ कि इसका कॉम्बिनेशन कैसे लिखा जाना चाहिए, यानी कंबाइन करना। आप देखें, आपके पास जो एक फुल एरे है, आप इसको डिवाइड करते हो और आपको याद होगा मर्ज सॉर्ट में सेपरेट स्पेस लेते हैं आप, उसके लिए उसमें कॉपी करते हैं। एक आप ये कर देते हो ऐसे, फिर ये फर्दर सब डिवाइड, और ये सब डिवाइड होते होते नीचे तक सिंगल लेवल, और फिर बाद में मर्ज होना शुरू होता है। तो मैं निचले लेवल पे, जो कि आप कह रहे हैं बेस कंडीशन है, उधर से अगर आपको मर्ज सिखाऊंगा तो समझ नहीं आएगी। आप समझ लें आखिरी मर्ज की बात करने लगे। आखिरी मर्ज तो फुल स्ट्रेंथ के साथ होगा, ये तो छोटे छोटे पीसेस होंगे ना, इसके फर्दर हाफ, इसके 2 हाफ, उसके हाफ, तो करते करते आप समझ लें मर्ज होते हुए यहाँ तक आ गया, इधर भी मर्ज होते हुए आ गया। इन दोनों को मर्ज करके आंसर करने, और अब वही मर्ज जो नीचे हो रहा है वो मैं इस लेवल पे सिखाने लगा। ये पॉइंट क्लियर है? अब आपको ये याद है, नीचे से मर्ज होके, ये तो अनसॉर्टेड डेटा है। जब डिवाइड किया था तो अनसॉर्टेड डेटा था, ये भी, ये लेफ्ट पैच जो था अनसॉर्टेड था, राइट पैच भी अनसॉर्टेड। लेकिन जब ये नीचे गया और नीचे से मर्ज होता गया, जिसको हमें अभी सीखना है, मर्ज होते हुए इधर आया, तो लास्ट एंड पे ये जो हाफ था अनसॉर्टेड, वो सॉर्टेड हो चुका होगा। तो इट मीन्स अभी आपके पास फर्स्ट करें वो डेटा इस तरह की है 2 4 5 7 सॉर्टेड होगा। क्यों? वो नीचे से मर्ज होते हुए आया। इसको आप कहते हैं ऐसे कहते, या और मिसिंग के लिए 6 मिसिंग, 3 मिसिंग, तो चलो ठीक है। अब मुझे ये बताएं, मैंने इनको मर्ज करना है। मर्ज एक आपने डिस्क्रीट में भी पढ़ा होगा कि 2 सीक्वेंसेस को मर्ज कर सकते हैं। क्या करते हैं? जस्ट 2 को जोड़ दें। उस सूरत में प्रॉब्लम क्या आएगा? इधर है कि वो अलग अलग तो सॉर्टेड है, लेकिन जब ऐसे ही जोड़ देंगे, ये गारंटी नहीं है कि आप जोड़ने के बाद पूरा एरे भी सॉर्टेड होगा। इस वजह से हमें मर्ज के लिए नई स्कीम बनानी पड़ती। अगर वो ऐसे होता कि ये सारे एलिमेंट्स लेस होते, उससे सारे एलिमेंट से लेस, ये भी सॉर्टेड होता, वो भी सॉर्टेड, प्लेन उन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देना, जोड़ देना था, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगती। लेकिन इधर अब इसका एल्गोरिथम क्या बनता है? एल्गोरिथम ये बनेगा, इसको हमने मर्ज करके इधर रखना है, और ये वो वाला मर्ज है जो ये हो रहा है, और जिसके लिए हमें कॉस्ट भी चाहिए। यहाँ पे देख, ये भी तो डिसाइड करनी है ना, ये डिसाइड तो कर लिया हुआ है हमने, तो ये डिसाइड करना है। अब आप देखें, आप डेटा स्ट्रक्चर में कोई याद है कैसे करते होते थे इसको? एक एक करके। आप पता क्या करते हो? एक पॉइंटर इधर रख लो, एक पॉइंटर इधर रख लो, वो और भी चीजें होंगी, कोई इंफिनिटी प्लस, वो मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, एल्गोरिथम की बात करते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे, जो लेस होगा इधर ले जाओगे, और लेस का ही पॉइंटर एडवांस करोगे। कितना साइड में
अब नजर आ रहा है? अब आपने 4 और 3 का कर रहे हैं, 4 और 3 को ऊपर कॉपी भेज दो और किसका पॉइंटर एडवांस कर दो, 4 ऊपर जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, अब 5 ऊपर जाएगा, 5 का एडवांस। और फर्ज करें इधर सारे एलिमेंट्स उससे लेस हैं, ये सारे चले जाएंगे और फिर उसका पॉइंट आराम से मूव करते हुए सबको अपडेट कर दें। तो ये जो स्कीम मर्ज की है ये आपने बनानी है, क्यों? आपको सिर्फ देखना है। अगर आप इसकी ऑनरशिप में मर्ज सॉर्ट की आपके पास या आप बना रहे होते तो आप इसी तरह सोच रहे होते कि मैंने स्कीम नीचे सिंगल लेवल था, उनके भी पॉइंटर ऐसे चलाने थे, ऐसे फिर ऊपर 2 पार्ट्स। तो ये पॉइंटर जब मैं इधर चला रहा हूँ कितने कंपैरिजन हुए होंगे, मैं इधर से भी चला रहा हूँ उधर से भी चला रहा हूँ, मैक्सिमम जितने एलिमेंट्स n है। देखें इधर से चल रहा है इधर से भी चल रहा है, पॉइंटर ने तो सारे चलने हैं ना, ये हाफ चलने हैं हाफ उधर चलने हैं, तो कितने कंपैरिजन हो चुके होंगे n। अच्छा माइंड में रखिए इधर तो n मिल जाएंगे, इधर कितने कंपैरिजन होंगे 2, इसके हिसाब से 2 2 4 2 2 4 लेवल में फिर भी पूरे का पूरे n ही होंगे हर लेवल। तो आप यहाँ से हमें पता चला, मैं आपको बताया कि आपने कंबाइन मैकेनिज्म भी मैं बता रहा हूँ कि कैसे बने, और हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आने लगे। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि मर्ज सॉर्टिंग को डिवाइड करके मर्ज सॉर्ट ने क्या स्कीम अडॉप्ट की, हाफ में डिवाइड किया और हाफ में 2 हिस्सों में डिवाइड किया, दोनों की कॉल भेज दी ताकि वो भी इसी स्कीम के साथ सॉल्व हो। और उसके बाद मर्ज, और मर्ज में क्या कर रहे हैं आपको पता है, यही चीज़ आप एक एलिमेंट उठा के ऊपर वाले को कंबाइन, और आपका बड़ा, और इससे क्या है, इससे इतनी ज़बरदस्त वो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर थी ना ब्रूट फोर्स सॉर्टिंग में, n log n पे आ गए और वही देखने लगे हैं। और ये तकरीबन 25 किस्म के एल्गोरिथम्स हैं क्लासिकल आज तक डिस्कवर हुए। देखिए जो क्लासिकल प्रॉब्लम है ना, मैं अभी बताऊंगा क्लासिकल प्रॉब्लम में किसको कह रहा हूँ, 20 25 30 इससे ज़्यादा नहीं होंगे, यानी अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं। डिस्कवर क्लासिकल प्रॉब्लम ऐसे कहते हैं जिस प्रॉब्लम से इनफाइनाइट आगे एप्लीकेशन बननी शुरू हो रही, ऐसे प्रॉब्लम को हम क्लासिकल, ये नहीं कि आपने एक प्रॉब्लम बना लिया वो स्पेसिफिक उसी के लिए वर्क करेगा, कोई उसको यूज करना चाहेगा उसी काम के लिए यूज करना चाहेगा तो कुछ होगा, अदरवाइज कोई और दूसरा काम ही नहीं कर सकता, उस प्रॉब्लम को तो नहीं क्लासिकल कहेंगे। क्लासिकल है एक प्रॉब्लम बन गया और बंदा कहे कि इससे तो पता नहीं इनफाइनाइट डिफरेंट एप्लीकेशंस उसी से मैच करते हुए प्रॉब्लम बन सकते हैं, उसी की तरह जैसे ये मर्ज सॉर्ट भी क्लासिकल प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम है। तो मैं नॉर्मली क्लासिकल प्रॉब्लम्स को ही एड्रेस कर रहा हूँ इस कोर्स में, वो आपको समझ आए ना आए, मैंने क्लासिकल प्रॉब्लम्स को लेना है ताकि एक प्रॉब्लम नहीं करवा रहा होगा, इनफाइनाइट उससे रिलेटेड आपकी मैपिंग हो रही होगी। तो आप आगे जब सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे, जहाँ भी डेवलपमेंट कर रहे होगे, आपके माइंड में पता क्या होगा, आप सिनेरियो देख रहे होगे और सिनेरियो देख के आपके माइंड में क्लिक आएगी, तो ये तो फ्ला प्रॉब्लम से मिलता जुलता है और वो तो हमें आता है। और मैंने शुरू में शायद रिकॉर्डिंग में हो, मैंने एक बात की हुई है कि आपने नए सिरे से कोई प्रॉब्लम नहीं बनाना, आपने नया प्रॉब्लम आपको मिलेगा, आपने उसकी सिर्फ मैपिंग करनी है। और किसके साथ मैपिंग करनी है, उन क्लासिकल प्रॉब्लम में से किसी एक के साथ। क्लासिकल प्रॉब्लम्स के एल्गोरिथम्स डिजाइंड हैं, लोगों ने किए हुए हैं एफिशिएंट एल्गोरिथम्स। तो आपका काम या तो नया डिस्कवर करें क्लासिकल प्रॉब्लम, अगर अपने हिस्से की इनपुट डालना चाह रहे हैं ना तो नया क्लासिकल प्रॉब्लम लेके आए, या फिर आपका काम है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए वो रिलेशनशिप ढूंढना है कि ये किस प्रॉब्लम के साथ। तो जब आपकी मैपिंग हो जाती है, एल्गोरिथम तो बना हुआ है, मतलब मर्ज सॉर्ट है बना हुआ है, आगे जाके हम कोई और एल्गोरिथम करेंगे, मैं एल्गोरिथम ऐसा भी करवाऊंगा आपको जो ऐसा क्लासिकल प्रॉब्लम उसकी एप्लीकेशन 8-10 आपको दिखा भी दूंगा कि ये सॉफ्टवेयर हाउस में ये काम करना होगा, इसी एल्गोरिथम से काम करेंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त कैपेबिलिटी होती है एल्गोरिथम्स में कि वो इनफाइनाइट वर्जन उसके हो सकते हैं, यानी इनफाइनाइट एप्लीकेशंस उस प्रॉब्लम के साथ सॉल्व हो सकते हैं। तो ये मर्ज सॉल्व भी उनमें से भी एक क्लासिकल, और आज तक कंपैरिजन के साथ n log n से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऊपर इम्प्रूव नहीं हो सकती।
की हुई। अब हम जरा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। अब आपको इससे तो देखिए ना, पहला प्रॉब्लम करवाने से आपको डिवीजन का भी पता चल गया कि डिवाइड करते हुए क्या सोच रहे हैं। और एक तो प्रॉब्लम और है कि हम 7 हिस्सों में भी डिवाइड करेंगे प्रॉब्लम। आप कहोगे ये कैसे दिमाग में आ सकता है? भाई एक ने करके देखा है और आप देखेंगे कि वो 7 में डिवीजन करने के बाद वो आपका एक्चुअल पता कौन सा प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम भी फेमस है, आप जानते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड करके नहीं किया हुआ है, एक ने 7 हिस्सों में डिवाइड करके किया। और मैं आप देखोगे, आपको तो ये दिखाना है कि डिवाइड करके कंबाइन करके आपने देखना क्या होता है, क्या ये डिवाइड जो किया गया है कंबाइन करके उसी तरह का रिजल्ट देगा जो डिवाइड के बगैर होता है। यही कर देखना होता है ना अपनी, आपका ऑब्जेक्टिव होता है। आप एक प्रॉब्लम नॉर्मल तरीके से कर रहे हो, आंसर आ गया, आप देखते हो कि इसमें अगर तोड़ के करूँ छोटे लेवल पे तो फिर इश्यू बन जाता है कैसे कंबाइन करूँ, रिजल्ट तो वही लेना है ना। तो बड़ा अच्छा खासा डिफिकल्ट टास्क होता है। और ये अगर आर्ट आ जाए तो समझ लें आपको डिवाइड कॉन्कर अभी आपको आर्ट आए या ना आए, कम से कम ये जरूर पता चल गया स्टेप्स ये। और आपने अगर खुद से बनाना है तो डिवाइड मैकेनिज्म भी आप खुद से बनाओगे। और फिर कंबाइन मैकेनिज्म अगर ऐसा बनता है कि वो ओरिजिनल प्रॉब्लम्स, नॉर्मल प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरह आंसर मिल जाए, तो समझ लें आप डिवाइड कॉन्कर से आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। फॉलो किया इस पॉइंट में? तो ये चीज़ें मेरी कोशिश ये रहेगी और है कि आपको कम से कम डिवाइड एंड कॉन्कर, ये नहीं कि मर्ज सॉर्ट आता है या नहीं, आपको एक्चुअली पता चल जाए किसी भी प्रॉब्लम को डिवाइड, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इस पूरी टेक्निक के, पैराडाइम है क्या। अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आते हैं और आपको कुछ चीज़ें तो साफ नज़र आ गई। ये 2 रिकर्सिव कॉल्स हैं n/2, तो 2 टाइम्स t ऑफ n/2। पहले तो t ऑफ n वो मैंने इसका नहीं बताया, ये n t ऑफ n क्या है, ये यहाँ से पता चलेगा। पूरा एक एरे n साइज का आपने इसको पास किया, वो t ऑफ n। और 2 कॉल्स हैं। और कंबाइन क्या है? कंबाइन में आपका डिवाइडिंग और कंबाइनिंग दोनों फैक्टर है। डिवाइडिंग तो मैंने इग्नोर किया हुआ है, ये डिवाइडिंग दिखा दिया कि इधर डिवाइड हो रहा है, ये कंबाइन हो रहा है। माइंड में रखें, इनकी भी जगह है। डिवाइड कॉल से पहले होगा, तभी तो कॉल्स करेंगे ना छोटे सब प्रॉब्लम। और कंबाइन कॉल्स के बाद होगा, क्यों? उनको ही कंबाइन करना है जिनको कॉल कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी समझ लें, डिवाइड पहले होगा, कॉल्स बाद में और कंबाइन बाद में। और ये कंबाइन पता क्या है? ये मैंने वो जो अभी एल्गोरिथम आपको सिखाया था ना, वही पॉइंटर घूम रहे हैं। अगर आप इसको आइटरेटिव है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें, जो भी आपको तरीका सिखाया गया। तो ये देखो n है, तो अब मुझे पता क्या है, एक कॉल्स पे n, दोबारा जो 2 हैं हमें उनकी टेंशन नहीं, हम तो फर्स्ट कॉल पे देखना होता है ना क्या टाइम है। जो दूसरी हैं वो तो इसी से खुद ब खुद जब इसको सॉल्व करेंगे निकल आएंगे। ये भी पता चल गया होगा आपको कि आपकी ये जो फर्स्ट, ये एक्चुअल टाइम यही होता है। और बाकी जो है इसका सॉल्व करेंगे तो वो सीक्वेंस उनकी अपनी और उन्हीं को ऐड करके हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये पता चल गया, किसी स्टूडेंट को कंप्लीट पता चल गया, जब हम ये लिखते हैं ये तो पेंडिंग छोड़ा हुआ है, अनसॉल्व। और जो पता है आपको सिर्फ ये पता है इस कॉल के ऊपर n तो आ चुका है, वो इधर लिख दें। बाकी ये जो कॉल दोबारा करेंगे आपको उसकी टेंशन नहीं होनी। वो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड उसको सब्स्टिट्यूट करते करते निकाल देगा। अगर ये पता चल गया, इट मीन्स आपको रेफरेंस रिलेशन के सारे पार्ट्स का पता चल चुका। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हिडन हो आपको। अगर आप कहीं कोई स्टडी करना चाहें, हर चीज़ तो आपकी समझ में आ रही हो। और नॉर्मली क्लासेस में रेफरेंस रिलेशन को सिर्फ एक इक्वेशन का, बदकिस्मती है हमारी, रेफरेंस रिलेशन को सिर्फ एक इक्वेशन के तौर पर लिया जाता है और सॉल्व करना बस एक मैथमेटिकल वे समझा जाता है, और पता ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। एक्चुअली हम उसकी जो रिकर्सिव हिडन लूप है वहाँ से कॉल जनरेट हो रही है, वो हम ऐड कर रहे हैं सीक्वेंस में। तो किसी को डिस्क्रीट मैथ्स में 1 ग्रेड है, कोई गारंटी नहीं है कि उसको डिस्क्रीट मैथ्स आता भी है। ये रेफरेंस रिलेशन भी पढ़ के आएंगे, आप पूछ लीजिएगा उनको रेफरेंस रिलेशन के
2 क्या है, n/2 क्या है, फर्दर ये क्या, इन चीज़ों का नहीं पता होगा, तो ये सिर्फ एक ग्रेड ही दिया जाता है, ये n हो गया। अब मैंने बिग O n है, इसके अंदर और भी टाइम इन्वॉल्वमेंट है, सबको इग्नोर कर दिया हुआ है। इवन जो टर्म थी हाईएस्ट डिलीवरी, उसका मल्टीपल कांस्टेंट भी, क्यों, बिग O n काफ़ी है मेरे लिए। तो बिग O n होता ही है कि आपकी सिम्प्टोटिक कॉस्ट होती है, सारी चीज़ों को डिस्कार्ड करते हुए। आगे क्या हो जाएगा, जब सॉल्व करना, बेस कंडीशन इसकी क्या है, एक एलिमेंट में जब आता है एक कंपैरिजन, जब एक एलिमेंट रह जाएगा तो एक कंपैरिजन, तो T of 1 एक एलिमेंट, उस पर आपने 1 देके उसको सॉल्व किया। कुछ लोगों ने 0 के साथ भी सॉल्व किया हुआ है, इसकी भी बड़ी साइंस है, अभी हम उसके ऊपर नहीं जाते। ये सॉल्व करना आई थिंक, मैं आपको तो आता है, रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं थोड़ा सा गो थ्रू कर देता हूँ। तो T आपने क्या करना है, T/n/2 को इधर से निकालना है, जनरल फार्मूला आपका यही है। तो सिर्फ आपने n की जगह पे n/2 करके ये फार्मूला जनरेट कर लेना, इधर पेस्ट कर देना, और एज इट इज प्लस n उधर, 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देना, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा Tn/2² उसी ओरिजिनल फार्मूला से n/2 n की जगह पे प्लेस करके जनरेट करना है, सेम इधर कॉपी पेस्ट करनी है, और प्लस 2n एज इट इज। तो जस्ट आप T of n/2 की जगह पे ये जो वैल्यू उसकी इधर निकाली प्लेस करके इसको सिंप्लीफाई करोगे, और ये आपके पास आ जाएगा ये रिजल्ट 3n। कम से कम 1-2 रिकर्जन के बाद आपको लेवल्स का पता, सीक्वेंस का जैसे ही पता चल जाए, बेशक सेकंड लेवल पर चल जाए तो आप छोड़ सकते हैं फर्दर सब्स्टिट्यूशन। आपने जस्ट kth लेवल फाइंड आउट करना है, 1 2 3, और इसमें क्या है, k लेवल क्या होगा, यहाँ तो हमें पता चल गया, फर्स्ट लेवल 1, सेकंड लेवल 2, थर्ड लेवल 3, k लेवल 2^3, और d ये भी उसी तरह है, n 2^1, 2^2 और n 2^k। ये स्टेप तो हमें ये पता चल गया, और ये भी आपको देखिए 1 2 3 kn, और यहाँ से आपने बेस कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, और 2k को आपने 2k = n, और ये इधर प्लेस कर देंगे, और k की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि आपका रिजल्ट होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ n, क्योंकि आपका इनपुट का लिखना है फंक्शन ऑफ n बेस 2 का कैसे पता चला, 2 पे डिवाइड होगा, यस। तो बेस 2 इधर से इंफॉर्मेशन ही मिलनी, और आपको 2 कॉर्ड्स जो है ना वो इंफॉर्मेशन देगी, ये क्योंकि T of 1 है वो साथ अप्लाई कर देंगे, n प्लस n log n। लेकिन आप क्या देख रहे होते हैं इसमें, n log n क्यों करते हो, कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, मैक्सिमम। आप ये वर्ड में सुनना चाह रहा था, 2 टाइम है, प्लस है, ये बिग ऑफ n है, ये बिग ऑफ n log n है, और बिग ऑफ 2 बिग को अगर ऐड हो रहे हैं, उनको मर्ज करना हो तो आप उनमें से मैक्सिमम लेते हैं, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों में बिग O n बिग O दिस, तो इनको कंबाइन करेंगे तो बिग ऑफ मैक्सिमम ऑफ n log n। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आते हैं, करंट सुबह, और वो अटेम्प्ट लेते हैं जो मुश्किल होगी, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको समझ आ जाए, और आपने इस माइंड में रहना है, थोड़ी सी भी समझ आए ना 50% भी, तो फिर भी कहना है हो सकता है सारी की सारी समझ आ जाए, नो प्रॉब्लम। ये करंट सुबह को अगर देखें, इसको एल्गोरिथम देख चुके हैं, रेफरेंस रिलेशन बनानी है, रेफरेंस रिलेशन 2 है ना, दोनों n n है, लेकिन हमने उनमें से कोई एक को ही लेना है, T of n इधर से लेना है, और ये है ईच ऑफ साइज n, और हमने वो जो ईच है वही इनपुट साइज रखी। दूसरा मल्टीप्लिकेशन रिकर्सिव पार्ट, ये कितनी रिकर्शन है 3,
और सबका साइज क्या है, सबका साइज भी इंपॉर्टेंट है। इसको एक को जब आपने तोड़ा था, ब्रेक किया था n/2 साइज के दो, यानी x अगर आपका 4 डिजिट है तो आपका a और c 2 डिजिट के बनाए थे क्वोशिएंट और डिनोमिनेटर से। तो इट मींस ये जो सारे हैं, अगर इन दो को मैंने n कहा तो इसका साइज n ले लिया, तो ये n/2 है, तो इसका साइज क्या लेंगे, n/2। वही कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। तो हर एक का साइज आपको पता होना चाहिए, और अगर सेम है तो डिवाइड एंड कॉन्कर से ये क्वेश्चन सुने जरा प्लीज। पहले अगर सॉल्व किए, पहले आपने यही चीजें देखनी है, इसका इनपुट साइज क्या हो सकता है, फिर देखना है इसको डिवाइड कहाँ पे किया जा रहा है। डिवाइड का तो टाइम आपने लिखना है, वो तो काउंट नहीं करना। फिर देखने वो डिवाइड इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब कॉल्स है तो वहां से आपको डिवाइड का साइज बताएगा कि कौन सी कॉल किस साइज हो। इसका मतलब है डिवीजन में आपने ये देखना है कि ये इसको ब्रेक करके हाफ में कर रहे हैं, 1/3 कर रहे हैं, कि आप किस साइज में बना, तो वो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा। और फिर कंबाइन में देखने के ये क्या हो रहा है, हाफ पे ये n/2 कर दिया और उससे डिवाइड कर दिया, तोड़ रहे हैं। तो ये थोड़ी सी वर्किंग आपको एल्गोरिथम के बारे में करनी होती है। वही आप देखिए, जब इधर आप होंगे ना, देखिए जब आप इसको देख रहे हो ना, इसका साइज, तो वो देख रहे हो कि ऊपर n ये है, तो वो कौन से साइज की बन चुकी है, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए आप मल्टीप्लिकेशन है, इसका साइज देखना चाह रहे हैं, तो ऊपर देखें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल x है, xy, और xy को तोड़ के a और c निकाला गया होगा ना, तो वो देख लें इधर कहाँ पे है, ये कहाँ पे क्वेश्चन वगैरह कहाँ पे लिखा है, ये वाला। तो आप यहाँ से बाकायदा वो इंटीजर थे जो n साइज इसको कह रहे हैं, 10 रेज़ पर ये जो 2 दें और देखें वो कितने डिजिट का बन रहा है, तो आपको पता चल जाएगा साइज। ठीक है, वो हाफ साइज है, हाफ साइज की है, इसका मतलब है ये डिवीजन बताइए हाफ साइज। ये बन जाएगी 3 कॉल्स, ये नो डिस्कशन, डिस्टर्ब करने की जरूरत होती है कोई। अच्छा 3 टाइम्स कॉल, ये आपको बन जाएगी ये। अब आ जाएगा इंपॉर्टेंट आपका कंबाइंड स्टेप। कंबाइंड स्टेप सारा का सारा इधर लिखा हुआ है, उस सारे की मैंने कॉल लिखी है CN, और अब आपको समझाने की कोशिश करनी है ये N क्यों है। N है ना असल में, वो तो C तो कांस्टेंट है। अब इसका जरा लाइट्स ऑन कीजिएगा, मैं थोड़ी सी वर्किंग करके लेके आया हूँ, कोशिश करूँगा कि ये आपको चीज़ें समझ आए। मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ, इसी के ऊपर कर दूँ या स्क्रीन, ऐसा स्पेस ज़्यादा मिल गया मुझे वाइट, ये सही। अच्छा मैं एक ले रहा हूँ 35 और दूसरी इनपुट ले रहा हूँ 85। अब माइंड में रखिएगा इस साइज कौन सा ले रहा हूँ मैं इनपुट का, n = 2। इस केस में आपका n = 2 है, जो आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम है। ओरिजिनल प्रॉब्लम को अगर आप देखें कंबाइंड स्टेप में क्या हो रहा था, a × c, या आप यही कह लें, चलिए इंटू कर लें, इंटू 10⁻² है प्लस, और यहाँ कुछ था और इसके साथ 10⁻m और प्लस, उधर लाइट नहीं है इसलिए इधर लेकर BD। अब हमने ये देखना है, ये तो n = 2 है, इसमें a क्या है, ये B, C और D। अगर मैं आपसे पूछूं a का साइज क्या है, n/2, यानी n/2। आप कह सकते हो ये जो साइज है ना इसका n/2 है, और इसका साइज क्या है n/2। और आपने देखा होगा अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई करते हो, आंसर की लेंथ कितनी बनेगी जब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे, डबल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ लेंथ ऑफ द आंसर 4 हो जाएगी। इट मीन्स माइंड में रखिएगा
जब ये n/2 है, ये n/2 है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? n। ये चीज क्लियर होगी? आपको तो समझ आने लग गई है, लेकिन आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। BD ये कितने साइज का? n/2 n/2 कितनी लेंथ है? अभी मैं सिर्फ लेंथ ले रहा हूँ, जिनको ऐड करना है। आप देखें, बज़ाहिर आपको नजर आ रहा है कि ये n लेंथ का है और ये n लेंथ का है। अगर इधर n4 हो, चलो 2 लिया हुआ 2 ही करते हैं, ज्यादा नहीं जाते। इनको ऐड करना है, हम तो ऐड पे आ रहे थे ना, क्योंकि हमारे कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लिकेशन तो अपने हिस्से की निकल गई, हम एडिशंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वो इधर लेके आ रहे हैं। अब दो ये साइज के n, ये साइज के n ऐड करेंगे, कितनी एडिशन होंगी? n ही होंगी। यानी कहने का मतलब है अगर n साइज 2 इनपुट हो तो उसकी एडिशंस कितनी होंगी? ये भी चीज पता चल गई। अब प्रॉब्लम आ रहा है कि ये n है 7, ये भी 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इसमें ऐड। मैं पहले इनका टाइम बनाने लगा हूँ, देखना चाह रहा हूँ कितनी एडिशंस होंगी इसमें, और मल्टीप्लिकेटिव आंसर को ले रहा हूँ। क्यों? आपको पता है वो कंबाइन होकर हमें आंसर मिल चुका होगा। हमें सिर्फ देखना है कि इसमें लेंथ कितनी है इसकी। इसकी लेंथ अगर मैं ये ले लूँ AC था A मल्टीप्लाई बाई C, 3 into 8 24 होगा ना। तो आप कह लें ये 24 मल्टीप्लाई बाई 2m, ये 2m पता क्या कर रहा है? इसको 2 एक्स्ट्रा जीरोस लगा रहा होगा, क्योंकि n/2 और फिर ये 2m करके वही बन रहा है कि 2 जीरो यानी n जीरोस लगा रहा होगा। अब मैंने कहा था आपको कि ये n लेंथ है, इसके लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं, जस्ट शिफ्टिंग ही काफी है। तो आप 24 को 2 टाइम्स इधर शिफ्ट कर दें। मैंने कोई ऐड नहीं किया, अभी सिर्फ इसको रीअरेंज करके लिखा। तो मैं अभी कहने का मतलब है n लेंथ रिजल्ट है मेरे पास, मैंने ये उसके साथ शिफ्टिंग कर दी, इसके साथ ये ऐड करना है। यानी कितने डिजिट है? 2। अब इसके साथ ये करूंगा तो कोई देखना ये है कि नंबर ऑफ एडिशन आती है या नहीं आती। लेकिन बड़ी अजीब सिचुएशन है, कोई एडिशन की जरूरत नहीं दो को ऐड करने में, दोनों को प्लस करने में किसी भी एडिशन की जरूरत नहीं है। अगर आप एफिशिएंट मेथड से ये करना चाह रहे हैं, कैसे? अभी देखिए, मैंने इन दोनों को ऐड करना है, एक ये और एक ये, दोनों को ऐड करना है। और देखिए मैं कोई एडिशन यूज कर रहा, 24 था, मैंने 2 जीरो शिफ्टिंग कर दी। असल में देखा जाए तो नॉर्मल ऐड करके देखते हैं, ये है और वो क्या है? BD 25 ऐसे ऐड होगा ना नॉर्मल, तो ऐड में क्या हो जाएगा? ये आंसर। और मुझे देखिए जो मैं कर रहा हूँ, शिफ्टिंग की, BD को इधर लिया, पैक कर दिया, यानी उसको ऐसे इसके अंदर ही स्विच कर दिया। इसको कहते हैं वो कॉन्कैटिनेट या पैक करना। ऐसा पॉसिबल है बगैर किसी ऑपरेशन के, एडिशन के। कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं आप उसको क्या नाम देंगे? इसको कॉन्कैटिनेट तो होता है इधर से जाओ, चॉप डाउन, बिल्कुल ये चॉप वाला वर्ड होगा। तो इसको इधर कर दें तो ये क्या हो जाएगा? इट मीन्स ये और ये मिल के अभी तक हमने कोई एडिशन नहीं की, तो हम असल में कंबाइन में देखना चाह रहे हैं कितनी एडिशन है। अब हमारी कोई एडिशन ही नहीं की। ये चीज समझ आ गई? इधर से आ रही समझ? अच्छा, अब आ जाते हैं, देखिए हमने ये वाला रिजल्ट लेना है और इस रिजल्ट के साथ ये वाला जो रिजल्ट है ये तो ऐड करना है ना। अब देखें ये जो रिजल्ट है इसकी लेंथ कितनी, ठीक है हमें एडिशन नहीं करनी पड़ी, लेकिन लेंथ कितनी हो चुकी है इसकी? n के हिसाब से बताइए। आपका n 2 था, 2n हो चुकी है डबल। तो ये जो ये लेंथ है इसकी, राइट। अब आ जाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर है क्या था? आई थिंक इसके अंदर था, अगर याद हो आपको, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई c प्लस डी माइनस AC माइनस BD। ये पिक्चर थी इसकी, और साथ इसको ना भूलिएगा ये भी था, तो ये भी तो ऐड करना है। वो सिलसिला हमने कर लिया, इसको और इसको बगैर एडिशन के आंसर लेके आना। अब इसका देखते हैं क्या है। ये तो आंसर आपके पास मौजूद होगा,
क्यों? आपका मल्टीप्लाइड आंसर है। ये देखें n/2 ऐड करेंगे तो उतनी ही एडिशन होती है। n/2 प्लस n/2 कितनी एडिशन होगी? n/2। तो ये n/2 है, n/2 प्लस n/2 कितनी एडिशन है? n/2। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ कितनी आएगी? n। अब लेंथ पूछ रहा हूँ उसकी, मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करके 2 n/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 उतनी तरह हमने कहीं दिया। आप ये कह लें ये वाला यहाँ 4 के साथ आंसर है। लेंथ n लेंथ आ गई, कितनी लेंथ है इधर? n/2 जब मल्टीप्लाई हो चुका होगा वो, अब माइंड में रखें ये मल्टीप्लाइड आंसर अवेलेबल है, हम उनको सिर्फ ऐड कर रहे हैं कंबाइन में। ये जो मैं ये कर रहा हूँ तो मल्टीप्लिकेशन पे फोकस नहीं करना, वो ऑलरेडी हमें अवेलेबल है। वो देखें जब वो आपको देखें जब कॉल आई थी ना बल्कि वो वापस आके स्टोर हो चुका हुआ है, तब जाके कंबाइन शुरू हुआ है। 3 कॉल्स थी ना, तीनों कॉल्स में क्या कर रहे हैं? AC कर रहे हैं, A को C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, B को D से मल्टीप्लाई, इस तरह कर रहे हैं ना। तो वो सारे के सारे आंसर हमें अवेलेबल है। इधर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मेरे पास इनका आंसर अवेलेबल है, उसकी लेंथ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि एडिशन लेंथ के बगैर बता नहीं सकूंगा कितनी एडिशन होगी। तो मेरे पास ये रिजल्ट अवेलेबल है, मैं दिखा रहा हूँ कि इसको इसके साथ ऐड किया होगा n/2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मैंने ये भी बता दिया, ये और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ डबल हो जाएगी। तो इसकी लेंथ क्या बन गई? n। ये क्या है? n/2 आंसर हमारे पास है, लेकिन उसकी लेंथ कितनी होगी? n। इसकी लेंथ कितनी होगी? n। अब आगे, अब हमें पता है कि हमारे इनसाइड कितनी लेंथ के कितनी इनपुट्स हैं? 3 इनपुट्स हैं n लेंथ। जरा गौर कीजिएगा, ये मेरे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही चीज होती है, ऐड ही करना चाहते हैं इसको ना। आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या ऐड ही होता है ना, तो वो कंफ्यूज ना हो, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एडिशन प्लस नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन, ऐसे भी कर सकते हैं, पर एक ही होती है। ये n है, ये n है, तो कितनी है? अब मैं इधर लेंथ नहीं बता रहा हूँ, लेंथ तो n ही होगी, मैं एडिशंस की बात करने लगा। अब जरा माइंड अपना चेंज कर ले, जब मैं इसको कह रहा हूँ ये n लेंथ, मैं ऐड कर रहा हूँ, एक ये ऐड करूंगा, एक ये 2 कॉलम ऐड करूंगा ना, और 2 कॉलम n एडिशंस बन गए। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ n एडिशंस, राइट। अब ये मेरे पास आ गई, अब पहली एडिशन हुई है जो मैं इस रिजल्ट को इसके साथ करने लगा हूँ। ये रिजल्ट है n लेंथ, ये रिजल्ट है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देख रहे हैं कि कितनी एडिशंस, एटॉमिक एडिशंस हो रही है। यहाँ तक तो इशू नहीं, सेव का परेशान नहीं पता चला। मैं ये कह रहा हूँ, ये पता चल गया ये n लेंथ वर्ड है, ये पता चल गया n लेंथ, ये ऑलरेडी कंप्यूटर होके आ चुके हैं। हमने n लेंथ में से n लेंथ वर्ड को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं इन 2 को, ये n लेंथ वर्ड है, ये n लेंथ सब्ट्रैक्ट करने लगा हूँ। कितनी सब्ट्रैक्शंस होंगी या एडिशन? n। इट मींस इसमें कितनी एडिशंस हुई? n। अब n एडिशंस ये हैं और इसके आंसर में से एक और करना है, कितनी एडिशंस हो जाएंगी? अनदर n। तो n प्लस n 2n। तो माइंड में रखें 2n। अभी मैं इसमें एक चीज मिस की हुई है, वो assumption ली, वो assumption पता क्या है? एक एडिशन को कितना टाइम लगता है? c टाइम, वो मैंने इग्नोर किया हुआ है। क्यों? क्लॉक टाइम तो पता होना चाहिए ना कितनी, तो अभी समय में कांस्टेंट टाइम मान लिया हुआ है इसको कि एक एडिशन को एक करते हैं, ये assumption के साथ कर रहे हैं। मेरे पास कितनी एडिशन है? 2n और 2n एडिशंस, हाँ 2n एडिशंस के साथ। आगे देखें ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमने इस आंसर को, मेरे पास इधर आंसर आया, आप कह लीजिए मुझे आंसर मिला, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? 2n एडिशंस, और इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ आंसर की वो तो 2 ही रहेगी, नहीं 2n कैसे? लेंथ ऑफ आंसर n प्लस n लेंथ। अगेन उसमें कोई इनपुट, तो जितने नंबर n लेंथ ऐड करोगे सबकी आंसर की लेंथ वही आनी रहेगी। अब माइंड में रखिए, ये तो मैंने सेपरेट लगा दिया, ये क्या चीज है?
एडिशन, और मेरे पास इधर आंसर कितनी लेंथ का है? कितना? n। वही तो बात कर रहे हो। लेकिन एक माइंड में रखें, अभी इस 10 ने मल्टीप्लाई होना, इस 10 ने मल्टीप्लाई होना है। क्या इस 10 को मल्टीप्लाई करने में कोई आंसर रिक्वायर्ड है? शिफ्टिंग। कोई आंसर करने की जरूरत नहीं। जब शिफ्टिंग करेंगे तो माइंड में रखें, मेरे पास ये आंसर पहले इनका आ चुका हुआ है, इनका आंसर मिल चुका हुआ है, उसके आंसर को मैं कैसे लिखूं? वैसे समझ आ रही है ना? थोड़ी थोड़ी तो आ रही होगी। 2n ये है, देखिए एक n ये नंबर है, एक n ये है। आप इसको ऐसे ऐड करते हो, एक एडिशन, दो एडिशन, टोटल कितनी एडिशन है? ये आंसर आ गया। अब आंसर के बाद एक और n इसमें ऐड करना है, ये तो ये थर्ड, ये फोर्थ, नंबर ऑफ एडिशंस की बात कर रहे हैं। कितनी एडिशन? सॉरी n के हिसाब से 2, तो ये भी n है, ये भी n है, तो दोनों को मिला के देखेंगे तो 2n बनेगा। जी सर, ये n/2 वाला स्टेप जरा रिपीट कर दें। a + b स्टेरिक c + b, ये ऐड करके n देखिए वो ऐसे था। अब पहले तो माइंड में रखें, x है आपका 2, यानी n कह लें, उसको जब ब्रेक किया तो हाफ है, a और ये सारे हाफ है, तो n/2। अब बताएं, एक n/2 की इनपुट है, n/2 के नीचे इनपुट है, उनको ऐड करेंगे तो आंसर की लेंथ पे फर्क पड़ेगा? नो। जब ऐड करते हैं तो लेंथ पे नहीं फर्क पड़ता, मल्टीप्लाई करते हैं तो डबल हो जाते हैं लेंथ। ये चीज ज़हन में रखने पहले, वो मैं कर रहा हूँ। आप देखें, आप इसको ऐड करोगे। अच्छा, एक और एजम्पशन ली हुई है, हमको माइंड में रखिए, अगर कोई कैरी आता है तो हम उसको नहीं लेंगे, हम असल में अपना गेस सिंपल, अदरवाइज हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। उस एजम्पशन को लेके तो आंसर करना चाहिए, और उस एजम्पशन को तो अभी देखें, सिंगल डिजिट अगर ऐड होगा तो आंसर क्या आएगा? सिंगल डिजिट। ठीक है, अगर आप देखें 4 ये डिजिट है, 4 ये डिजिट है, ऐड कर रहे हो, कैरी आएगा ना एक एक्स्ट्रा बात, उसको हम कह रहे हैं, हम ये अज्यूम करेंगे नहीं है। तो आप जब ऐड कर रहे होते हो, n/2 का पता चल गया इसका, n/2 दोनों को ऐड करोगे तो लेंथ क्या होगी? n/2। ये भी लेंथ क्या होगी? n/2। ये मल्टीप्लिकेशन हमें आंसर पता है, मैं वैसे दिखाना चाह रहा था उस आंसर की लेंथ कितनी होगी, इसलिए मैं ये काम किया है। तो अदरवाइज ये आंसर आपके पास पड़ा है, लेकिन वो किस लेंथ का होगा? n/2 मल्टीप्लाई बाय n/2, डबल हो जाएगा n। ये हमारे पास n पड़ा है, और n हमारा था 2, वो मैंने इधर बताया था आपको, ये वाला 2 डिजिट, बाकी कहा था वो इतनी कितनी बन गई, तो 2 टाइम्स ये करना था। आप तो ये नहीं, आपने पता क्या किया? अभी आपने सिर्फ ये किया कि इसकी लेंथ, यही काम कर रहे थे इधर। मैं सेंटर वाले की बात कर रहा हूँ, इधर आया, इसकी बात कर रहे हैं। अब इतना कुछ हो गया, लेकिन साथ साथ समझ आ रही? क्वेश्चन जो आपका क्लियर हो गया। अब माइंड में रखें, इसके अंदर 3 टर्म्स है, n लेंथ, ये मैच्योर किया गया n लेंथ। एक को जब n लेंथ को करूंगा तो कितनी एडिशंस होंगी? जितनी उनकी लेंथ होगी, n एडिशंस। उसको फिर आंसर के साथ, एक और आंसर को दूसरे के साथ कर रहा हूं, तो एडिशंस नहीं आएंगी। ये कैसे हो सकता है? आंसर को एक दूसरे और बगैर ऐड किए जाओगे तो और एडिशन, ये चीज पता चल गई। तो ये आपका एक्चुअली 2n एडिशंस आपकी आ चुकी। कहाँ लिखा है ये वाला? तो मेरे माइंड में ये है कि इसके अंदर n लेंथ है और एडिशंस कितनी है? ये टाइम है हमारा। यहाँ तक क्लियर होता है? अब माइंड में रखें, इस आंसर और इस आंसर, लास्ट वाले इस आंसर को हमने कहा कोई भी एडिशंस रिक्वायर्ड नहीं। वो क्या किया था? n लेंथ था, चौक, ये शिफ्टिंग, और वो मैंने करके दिखाया था इधर, ये ठीक है। इट मींस इधर आंसर क्या पड़ा हुआ है? कितनी लेंथ का आंसर है? लेंथ का पूछना है, शिफ्टिंग की नहीं। इसका साइज क्या है? मैं इरेज करता हूं ताकि मुझे स्पेस मिले। देखिए आपका था 24, आपने शिफ्टिंग की और इसके अंदर कितना ऐड किया था?
25, तो लेंथ कितने साइज की बनी? क्योंकि n 2 है आपका, 2n, तो n की लेंथ डबल हो गई। इट मींस मुझे डबल लेंथ के अंदर, ये डबल लेंथ आंसर मेरे पास, और मैंने ये प्लस करना है, और इसका तो मैं n लेंथ आंसर लेके आ चुका हूँ। ये माइंड क्लियर है? यानी मुझे इन दोनों का आंसर पता है, पहला और आखिरी, और दूसरा मैं आंसर इधर लेके आ रहा हूँ। मुझे अभी ये इधर पता चला कि मेरे पास 2n लेंथ है, ये लेंथ है, और इधर इसके साथ ऐड करना है, एडिशन को छोड़ें, n लेंथ, लेकिन n लेंथ के साथ 1, इट मींस आप कह सकते हैं मेरे पास 24, 25 है ना, तो जो भी मेरे पास आंसर है उसको सिंगल शिफ्ट किया गया है। वो आंसर जो भी है, मैं आंसर बन जाता, वो आंसर फर्ज करें x ले लेते, तो जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे बनेगा ना। अब माइंड में रखें, फिर एक चीज और सेव हो रही है। अब आपके पास इसकी एडिशंस कितनी है? ये किसकी एडिशन थी? इसकी आई थी 2n एडिशन, और इनको ऐड करने के लिए कितनी एडिशन आएंगे? n चाहिए 2n। ये देखें, ये भी 0 है, चौपा 2 एडिशंस के साथ ये आंसर मैच्योर हो सकता है। तो इसका मतलब कितनी एडिशन और हैं? 2n। तो आप कह रहे हैं कि आपके पास आंसर, ये सारे आंसर को करने के बाद आपकी एडिशन आ रही है 4n। यही हमने ऐड करना था, यही ऐड करना था ना कंबाइन के साथ। क्या था? 3p of n/2 प्लस कंबाइन करने में, ये कंबाइन करने की एफिशिएंट कॉस्ट है जो है नंबर ऑफ एडिशन, और इसको मैंने क्या लिखा हुआ है? C है। कितने लोगों को समझ आया? आपको अंदाजा हुआ कि ये चीज़ें मुश्किल हैं। आपको अगर समझ आ गई, आप उस क्लास में लेंगे जो क्लास मैं समझ रहा हूँ, आप आउट क्लास है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको परेशानी होगी, मैं पूछ लेता हूँ, सिर्फ समझ आ गई कुछ या इधर सुबह कुछ नवार आई समझ, कुछ समझ आई? ये तो थीटास है, इनको तो समझ आ गई। ये वो थीटा डीएलटी के थीटास है, इधर नहीं मुझे पता क्या होगा। तो आई थिंक अब हम एल्गोरिथम पे चलते हैं, और मैंने कहा था वाकई क्या इधर से देखा करें, इधर से देखा करें, 1 मिनट अभी टाइम खत्म हो गया, अगले लेक्चर। अभी मैं इसको जरा फाइंड आउट करता हूँ। अच्छा, अब मुझे आप मशवरा दें, ये चीज़ें स्लाइड में ऐड होनी चाहिए, ठीक है? अभी सिलेबस में तो ये बताएं कहाँ से आएंगी, आपने सीधा लिखना है सीएस, यहाँ डिटेल चाहिए आपको? कॉमन सेंस यूज करें तो आपने सीधा सीधा अच्छा जी, अभी जरा देखिएगा। हाँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ ना, सीएम का पता चल गया ना? Tn/2 की वैल्यू पुट करें, 3² सिंप्लीफाई करें, सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आपको ऑलरेडी पता होगा इसका। इधर से ट्रेस कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग में आ गया सारा आंसर, और इसको सॉल्व करते हुए अच्छा खासा मसला होता है। ये डिफरेंट सीक्वेंस है, जरा गौर कीजिएगा। 1 सेकेंड, ये देखिएगा, केस का तो लिख सकते 3 और n नो इशू। और जो सीक्वेंस है ये सीरीज बन रही है, और आप मिलेंगे, आप देखें रेफरेंस में इस तरह की सीरीज निकलती है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे
फार्मूला आपको बताया हुआ है, सिर्फ उसको रीअरेंज करके दिख रहा है। ये फार्मूला ये r रेज़ टू पावर n है, 3/2 है इसलिए r है इधर है -1 इधर। सॉल्व करें, जस्ट सिंपलीफिकेशन है, कटिंग है, बेस कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ और बेस कंडीशन अप्लाई करने के बाद वो सी को साथ साथ लेके जा रहे हैं। ये शेप बनी, मैं आंसर दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये a इक्वल टू लॉग ऑफ n, आप लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे तो n log 3 base 2 ये, और आपका लीडिंग फैक्टर पता कौन सा है, यही n रेज़ टू पावर 1.58 और दूसरा जो n है एसिम्प्टोटिकली आपकी इसकी कॉस्ट बनती है। और मल्टीप्लिकेशन को देखें, ब्रूट फोर्स पहले थी n स्क्वायर, बाद में हमने डिवाइड एंड कॉन्कर करके कहा 4 मल्टीप्लिकेशन थी, बिल्कुल n स्क्वायर ही रहा। और कल सुबह के आइडिया को लिया, एक मल्टीप्लिकेशन बीच में से सेव की और सेव करने के बाद हमारा टाइम रिड्यूस हो। ओवरऑल इस पूरे टॉपिक का पर्पस ये था कि कैसे आपने डिवाइड एंड कॉन्कर में एक मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेट की और एसिम्प्टोटिकली आपको ये फ्लेवर मिला, फ्लेवर का आ जाए। ओके, थैंक यू।